आदाब, बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज जो शख्सियत हमारे साथ है उसका नाम है सैयद ज़फ़र इस्लाम। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, बैंकिंग सेक्टर से आए हैं और बैंकिंग सिस्टम को अच्छी तरीके से समझते हैं। इन दिनों मुल्क के अंदर बैंकिंग घोटाले भी चल रहे हैं जिनकी वजह से पूरा मुल्क ही हिल करके रह गया है। और बजट पिछले दिनों पेश हुआ था, हम बजट के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि बजट को ये किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो बजट पेश हुआ है उसमें मिडिल क्लास को और सैलरीड जो क्लास है उनके हाथ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगा। जो बहुत गरीब तबका है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो बहरहाल बजट के बारे में भी इनसे समझाने की कोशिश करेंगे, बजट को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बजट आम लोगों के लिए वो है फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत सारी बातें होंगी, मुल्क की सियासत जो है उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। सर इस्तकबाल है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद ज़फ़र साहब, अभी पिछले दिनों बजट पेश हुआ और पूरी तरीके से जो है निगाहें लगी हुई थी मुल्क के हर एक आदमी की। जब भी बजट पेश होता है ज़ाहिर तौर पर बहुत सारे लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं कि कब वो दिन आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे, ख़ासतौर से मिडिल क्लास और सैलरी क्लास के लोग जो थे, उनको लगा कि उनके हाथ कुछ लगा ही नहीं, हाथ खाली रह गए। लोगों को लग रहा था कि मिडिल क्लास को भी कुछ मिलेगा, कुछ अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा नहीं हुआ। हमारी पार्टी की पॉलिसी है और हमारी सरकार की भी वही नीति है जी कि गरीबों का उत्थान होना चाहिए। गरीबों के लिए जो भी स्कीम बने, सरकारी स्कीम हो, उसमें गरीबों का फ़ायदा होना चाहिए जी। ये प्राइमरी फोकस रहता है। सबसे पहली जो फोकस होती है उसके बाद ही किसी और तबके के बारे में सोचा जाता है। जाहिर है इसलिए कि गरीब को सबसे ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत है, गरीब को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट उसी वक्त मिल सकता है जबकि स्कीम में पूरा फोकस गरीबों के लिए हो। तो अगर इस बजट को भी आप देखें तो बजट में सबके लिए सब कुछ है, लेकिन ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो एक आम नागरिक, जिसमें 50 करोड़ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। 125 करोड़ से जो है उसमें 50 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं कि लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल हेल्थ केयर में बिल्कुल उनको कोई किसी तरह की जो सहायता अवेलेबल नहीं है। तो सरकार ने इस बार ऐसा डिसीजन लिया कि पहले आप दुनिया किसी ममालिक में चले जाइए, देखिए हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है और इंडिया भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रहा है। और हेल्थ केयर, अगर अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम को आप अवेल करना चाहते हैं तो शायद आपके पास या तो आमदनी नहीं है उसको करने के लिए, या तो फिर आप स्ट्रगल करते रहते हैं। तो गरीबों की ज़िंदगी में ये चीज़ हमने जो जितना भी सर्वे हुआ है, सरकारों ने सर्वे कराया है या फिर एक हमारी पार्टी ने सर्वे करवाया, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो लोगों के बीच में बार बार डिस्कशन पॉइंट पे आता था कि हमारे हेल्थ के बारे में सरकार को फिक्रमंद होना चाहिए। कोई बीमार घर में पड़ गया या किसी को बड़ी बीमारी होगी तो गहने भी बिक गए, ज़मीन भी बिक गई तो और इलाज तभी मुकम्मल नहीं होता था। तो मैं हम लोगों के जो फीडबैक प्रोसेस जो है उसमें बहुत बार आता था कि हमने गिरवी रख दिया घर को, हमने गिरवी रख दिया अपने गहने को, हमने गिरवी रख दिया ये गाय बैल ज़मीन सारे को बेचना पड़ता था इलाज के लिए। सही। तो सरकार ने इस चीज़ के बारे में बड़ी संजीदगी से सोचा और गहराई से, ये ऐतिहासिक डिसीजन था सरकार का। इससे 50 करोड़ लोग तो आज बिल्कुल कवर्ड हैं और बाकी जो लोग नहीं कवर्ड हैं वो भी धीरे धीरे, सरकार की नीति ऐसी रही कि सबको पूरे हेल्थ केयर स्कीम में, सारे जो नैमो हेल्थ केयर स्कीम है उसमें सभी लोग जो है पूरे देश उसमें समा जाए। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर लोगों की चिंता ख़त्म हो जाएगी, चिंता ख़त्म हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा, कई लोग हैं बीमार है, गुर्बत है, बीमारी है, तो आप कहाँ जाएँ वो सोचना नहीं पड़ेगा, बेस्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, 5 लाख तक के लिए वो इंश्योर्ड है। ये सरकार ये सबसे बड़ी जो है अचीवमेंट है इस बजट का। लेकिन उसके साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी क्या, आप देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 बढ़ा दिया, वो भी एक बड़ा जो एक लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि जो स्लैब है वो बदलाव होगा, उसमें वो 5 लाख तक भी जा सकता है। लोगों को तो इतनी उम्मीदें हो गई थी कि हो सकता है कि मोदी हुकूमत, चूंकि बड़े बड़े वादे किए थे उस वक्त, तो लग रहा था कि ये जो 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर देंगे। देखिए सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए देश में टैक्स देने वाले कम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ लोगों के पास आमदनी होते हुए भी टैक्स देने की इच्छा नहीं होती है। डिमोनेटाइजेशन के बाद धीरे धीरे जो है और जीएसटी के बाद ये टैक्स नेट जो है बढ़ता जा रहा है। टैक्स नेट बढ़ेगा, ज़्यादा अगर रिसोर्सेज आएंगे, सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, तो जाहिर है ज़्यादा रेवेन्यू आएगा तो सोशल सेक्टर पे ज़्यादा खर्च होगा और इस तरह की छूट जो है, रियायत जो है टैक्स में दी जा सकती है आम नागरिक को। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात है जो देखिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे सरकार की कोशिश रही है पिछले 4 सालों में, देखना चाहिए 1 साल में नहीं, और पिछले 4 सालों में आप देखिए जो कई तरह के जो बेनिफिट्स पहुँचाए हैं टैक्स में, उससे एक आम आदमी को बहुत बड़ी रियायत मिली है। शायद लोगों की एक्सपेक्टेशन थे कि और इसका स्लैब बढ़ा दिया जाए 50,000 से, वो नहीं हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 40,000 कर दिया। कुछ चीज़ें जो है लेकिन छीन ली कुछ चीज़ें, जैसे मतलब जो मेडिकल का उसको माइनस कर दिया है, जो कन्वीनियंस का था उसको माइनस कर दिया है। नहीं, मेडिकल का ऐसा था कि लोग फर्जी बिल डालते थे।
फिर बिल इकट्ठा करनी पड़ती थी, गलत बिल डालना पड़ता था, उनको गलत तरीके से क्लेम करना पड़ता था और नहीं कर पाए तो वो टैक्सेबल इनकम ही था। तो जो लोग अगर नहीं फर्जी बिल नहीं जमा कर पाए तो उनको टैक्स देना पड़ता था। तो उस ये झंझट से मतलब जो है एक आज़ादी दी है, आज़ादी दी गई है। हाँ। और उससे उनको निजात मिली। और हाँ बस, लेकिन आप ये बताइए साहब, थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए, जो मिडिल क्लास है उससे क्या दुश्मनी है हुकूमत को? क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं जो मिडिल क्लास है वो आपको टैक्स भी दे रही है, वो आपसे जो चीज़ खरीद रही है वो एक पैसा है जो टैक्स देने के बाद शुद्ध हो जाना चाहिए। पता चला कि जो पैसा बचा है टैक्स देने के बाद, उसके बाद भी जब कहीं और आप कुछ खरीद रहे हैं, मतलब हर जगह टैक्स 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 टैक्स। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसी क्या दुश्मनी है मिडिल क्लास से? मतलब क्या मिडिल क्लास की फिक्र नहीं है, मिडिल क्लास के वोट नहीं चाहिए, मिडिल क्लास के बारे में क्यों जो है वो फिक्रमंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार की जो सोच है वो हर वर्ग के लिए होती है और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हर समुदाय के लिए, हर वर्ग के लिए करती है। और मिडिल क्लास के लिए खासकर उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप देखिए, जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड डिडक्शन इस साल है, लेकिन पिछले सालों में देखिए तो बहुत सारी रियायत दी है, जो कि 2014 से आप अगर देखें तो आपका जो टैक्स स्लैब, जो टैक्सेबल लाइबिलिटी है, अगर आप आज के देखें जो टैक्सेबल लाइबिलिटी और उस वक्त की टैक्सेबल लाइबिलिटी में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा सेविंग है मिडिल क्लास का। लेकिन एक लेवल के बाद सरकार की भी ये सोच है और मेरे ख्याल से सभी देशवासियों की सोच होगी कि जो अफोर्डेबिलिटी है, जो अफोर्डेबल क्लास है, जो अफोर्ड कर सकता है, थोड़ा सा अगर उस पर दबाव, थोड़ा सा बोझ ज़्यादा ही पड़ जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस क्लास को अगर थोड़ा ज़्यादा टैक्स भी देना पड़े, जैसे बाकी देशों में भी है कि जैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इनकम लेवल बढ़ता है तो टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ती है। फिस्कल कंसोलिडेशन का भी ध्यान रखा कि ज़्यादा खर्च जो कम होता रहे। तो आप देखिए कंसोलिडेशन किया सरकार ने पिछले 4 सालों में, 3.5 सालों में, 4 जो बजट में। और चौथी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट, ताकि जॉब क्रिएशन हो, मोमेंटम रहे, और उसके लिए जो है कैपेक्स जो बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो सरकार उसमें 1.8 जीडीपी उसमें किसी तरह की भी कमी नहीं लेकर आई, जो पहले जो 2014 में थी। तो ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत अच्छी हालत में लाया। इकोनॉमी चरमराती थी 2014 में, उसको अच्छा पॉलिसी। कई बार हमने ये सुना है साहब, ये बयान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आया, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी आया, खासतौर से प्राइम मिनिस्टर लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स के लिए कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है, कड़वी घुट्टी पिलानी पड़ती है। तो क्या ये कड़वी घुट्टी माना जाए? खासतौर से मिडिल क्लास की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, मिडिल क्लास के लिए तो कोई कड़वी घुट्टी नहीं है। हाँ। वो डिमोनेटाइजेशन की जो है और जीएसटी जो है, वो थोड़ी सी उसमें तकलीफ ज़रूर हुई लोगों को, लेकिन उसके जो परिणाम है आगामी आने वाले दिनों में, जो परिणाम है बहुत अच्छे हैं। उसके नतीजे जो है देश के, हम और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए आज के दिन में जो थोड़ी डिमोनेटाइजेशन से तकलीफ हुई, लेकिन वन स्ट्रोक ऑफ पेन सरकार ने कई चीज़ें अचीव की देश के लिए, सरकार के लिए नहीं, देश के हित में और देश के वासियों के हित में। जनधन योजना के तहत बहुत सारे बैंक अकाउंट खुले हैं और करोड़ों अकाउंट्स खुले हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा उसमें कराया है, लेकिन लोग कहते हैं कि गरीबों का पैसा नीरव मोदी लेकर के भाग गए, विजय माल्या लेकर के भाग गए। ये क्या कहानी है? जो सरकारी बैंक हैं उनके ऊपर कुछ खास लोगों की निगाह लगी हुई है कि भाई वो जो है वो कुछ भी घपले करेंगे, पैसा निकालेंगे और विदेश भाग जाएंगे। घपला बैंकिंग सेक्टर में इस वजह से हुआ कि 3 चीज़ें काम करती बैंकिंग सेक्टर में। अगर आपको लोन देना है तो हम क्रेडिट इवेलुएट करते हैं कि आपके मतलब आप किस सलाहियत है कि नहीं लोन लेने की, तो इवैल्यूएशन करते हैं। और उसके बाद अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके लिए, हमारे लिए सिक्योरिटी कवर क्या है कि अगर आप सपोज किया डिफ़ॉल्ट किया तो हमारे लिए क्या है उस पर सिक्योरिटी जो है, जो गिरवी रख रहे हैं आप, इसकी वजह से मेरे पैसे रिकवरी हो जाएंगे। और थर्ड कि आपकी क्रेडिट वर्दिनेस आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है कि नहीं बढ़ने वाली है। मतलब आपके कैश फ्लोज बिजनेस के इतने बढ़ेंगे कि कैश फ्लोज जो कि हमारे जो डेट रिपेमेंट सर्विसिंग के बाद भी बचेंगे कि नहीं, तो सफिशिएंट कैश फ्लोज आपके बिजनेस में है। ये 3 चीज़ करते हैं कि कैश फ्लो जो फाइनेंशियल मॉडलिंग बोलते हैं, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग करके देखते हैं कि स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि भाई ये क्रेडिट वर्दिनेस इसकी क्या है और उसकी सलाहियत क्या है, आगे आने वाले में सलाहियत कैसे बढ़ेगी, और उसके बाद उसको लोन देते हैं और फिर सिक्योरिटी कवर लेके। यूपीए की सरकार, खासकर मैं कह रहा हूँ 2008 के बाद यूपीए की सरकार ने बड़ा रोल प्ले करना शुरू किया इन्वॉल्वमेंट के साथ, कि इसलिए कि बैंकों में जिस तरह की छूट दी गई जो 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, कि आराम से लेंड करते रहो, चाहे यूपीए के चेयरपर्सन हो, चाहे यूपीए के फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे यूपीए के साइड में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से उनके प्राइवेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सब ने कहीं ना कहीं लोगों के कॉर्पोरेट हाउसेस के हिमायती बन के बैंक के पास गया और बैंक को मजबूरन लोन दिलवाया ऐसे टर्म्स पे कि मैं आप टेक्निकल टर्म्स में कहूँ कि आप जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रहे हैं और आपका जो प्रोजेक्ट कैश फ्लोज है, अगर आप डिस्काउंट कर दीजिए उस रेट पे तो फ्यूचर कैश फ्लोज को, तो आपको नेगेटिव एबिटा आज ही आएगा।
जिसका मतलब यह है नेगेटिव एबिटा, मतलब कि प्रोजेक्ट कभी आपको टेक ऑफ करेगा ही नहीं। तो ना असेट कवर अच्छा लिया, ना प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जो है या क्रेडिट इवैल्यूएशन अच्छे से किया, और बस लोन दे दिया, ये खाना पूर्ति। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है या यूपीए हुकूमत जिम्मेदार है, मोदी हुकूमत से जो है कोई लेना देना नहीं है इन सब का घोटालों का? आप इसके लिए मेरे कहने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो तकनीकी तौर से आप देख सकते हैं कि क्रेडिट ऑफटेक जो है 22% 23% होता था, वो क्रेडिट ऑफटेक नीचे जाके 4% पे हो गया। मतलब हमारी सरकारों ने लोन देना बंद कर दिया, इसलिए कि बैंक की हालत इतनी चरमरा गई, खस्ता हो गई। तो जाहिर है बैंक लेंड करने की स्थिति में नहीं रहा, बैंक एक एनपीए पूरा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लेके बैठ गया। उसके बाद क्या किया, सिर्फ लोन दिलवाया नहीं, जाहिर जैसे मैंने कहा कि लोन बैंक ने जिसको भी लोन दिया सोच समझ के दिया कि पैसा नहीं आएगा। अब वापस आया कि इसको रिपेमेंट तो हो नहीं रहा था, अब आप डेट सर्विसिंग नहीं हो, तो उन्होंने एक आरबीआई ने स्कीम निकाली, कई स्कीम निकाली, रेजोल्यूशन स्कीम, जैसे AS4 है और या फिर 525 है, CDR मैकेनिज्म या सरफेस है, कई ऐसे मैकेनिज्म में विंडो दिए आरबीआई ने जिससे कि उसको रेजोल्यूशन निकाला जाए। तो रेजोल्यूशन ना निकाल के उसको मिसयूज किया फिर सरकार ने, उस वक्त की यूपीए ने बैंक के द्वारा सारी चीजें मिसयूज करके फिर से लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया। जो आदमी पैसा पे नहीं कर रहा आज, उसको 5 साल बाद 520 मतलब हर 5 साल बाद करेंगे, मतलब उनकी सरकार जाने के बाद फिर इवैल्यूएट करेंगे। इसी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज रहे हैं, और साथ में खास के मालिया जैसे लोग रहे हैं। मालिया का लोन को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में। जब आप जानते हैं कि लोन इक्विटी में कन्वर्ट करते ही उसकी वैल्यू जो है आपकी आधी से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, फिर भी किया। वैसे लोन दिया जबकि हर तरह से एसेट कवर नहीं है, फिर भी दिया। उसके ब्रांड को वैल्यू कर दिया 3,000 करोड़ और उसके बेसिस पे लोन दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो की गई सरकारी दबाव में की गई, और इनकी अपनी भी जो चेक एंड बैलेंसेस के जो प्रोसेस रहते थे बैंकों में, वो बहुत ही खस्ता हालत में, बहुत ही। तो हमारी सरकार जब से आई तो हमने बिल्कुल शिकंजे कस दिए कि एक तो पहले नो पॉलिटिकल इंटरवेंशन, दूसरी कि हम जो भी प्रोसेस, जो एवेल्युएशन प्रोसेस बहुत स्ट्रिंजेंट, स्ट्रॉन्ग, एंड एसेट कोलैटरलाइजेशन जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इतना है कि रिकवरी आपकी आसानी से हो। जब इन चीज़ों पे हमने शिकंजे करे तो लोन लेना लोगों ने बंद कर दिया, और जाहिर है जब लोन लेना बंद किया, और फिर हमने जो रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म जो फर्जी होते थे उस पर दबाव लगाया, और अब तो देखिए हमने, हमारी सरकार ने बिल्कुल ख़त्म करवा दिया कि कोई फर्जी इस तरह के नहीं होंगे। लेकिन नीरव मोदी की अगर हम बात करें साहब, उनका जो घपले शुरू हुए थे वो तो अभी तक जारी ही थे, कुछ दिन पहले तक, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी उनको देखा गया है, बीजेपी के दूसरे लीडर्स के साथ भी देखा गया है। तो फिर ये तो शक व शुबात पैदा करते हैं, और कांग्रेस इसी को लेकर के लगातार सवाल भी कर रही है। नहीं, इसमें बड़ी अच्छी बात है, आपको समझाऊं जी कि देखिए 2011 में, और गौर करने की बात है कि 2011 में 2010 में ही ये सब कंपनियों को पैसा लोगों ने देना बंद कर दिया। जैसे हमारे जैसे फॉरेन बैंकर ने इन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे पूरे तौर से कि इनकी क्रेडिट वर्दिनेस ख़त्म हो गई है और ये पैसे लेने के लायक नहीं है, डेट सर्विसिंग नहीं कर सकते, और इनका बैलेंस शीट भी है उसमें बहुत ही फर्जी बैलेंस शीट है। लेकिन फिर भी इन्होंने इस्तेमाल किया सरकार को, और देखिए किस तरह से शातिर दिमाग लगाया उन्होंने कि ऐसा, चूँकि ऑनशोर में इनको फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती देने में। एक बैंक को बोलते हैं इनको लेन दे दो, जब सारे फॉरेन बैंक नहीं दे रहे हैं और एक तरह से नहीं इनको पैसा मिल रहा है, तो इनको देने के लिए, और ना इनके पास एसेट है सिक्योरिटी कवर देने के लिए, तो इनको लोन इंडिया में नहीं मिलता किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से। लेकिन इन लोगों ने दिमाग क्या लगाया, अब ये शातिर दिमाग लगाया, किसी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, लॉयर हैं, उन लोगों ने सब मिलकर दिमाग लगाया, और फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम और इन सारों ने मिलकर प्लान किया इस तरह से कि ऑनशोर LOU इशू होंगे, अनरिपोर्टेड, कहीं जिसकी कोई अप्रूवल नहीं है, इस तरह से इशू करेंगे 60 घाट से कि पता ही नहीं चलेगा यहाँ के। नई बात ये भी सामने आई है कि नीरव मोदी के कुछ लोगों को पासवर्ड भी पता थे बैंक के, वही मैं कह रहा हूँ, ऑपरेट होता है सिस्टम, बताइए फिर आप कितने लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें। मैं कह रहा हूँ इसमें कितनी चीज़ें की इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ तफसील से कि नीरव मोदी ने क्या क्या किया। बैंक मैनेजमेंट और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस के साथ इन्वॉल्व होकर, और जो लॉयर किस तरह से स्ट्रक्चर किया कि ऑनशोर में पैसा नहीं मिलेगा, तो इन्होंने ऑनशोर में फर्जी LOU इशू करवाया थ्रू स्विफ्ट की तरह इशू जब कराया। स्विफ्ट तो चला गया यहाँ पर बाहर में, और बाहर में दूसरे बैंकों ने उसको डिस्काउंट किया, तो दूसरे बैंक के बैलेंस शीट में देखेगा लाइबिलिटी, और वो क्या लिखेगा कि PNB की लाइबिलिटी है, हम PNB पर एक्सपोजर लिया है। ये फ्रॉड्स के जो कंपनी है नीरव मोदी, उन पर एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोजर मेरा PNB पे। PNB के बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखेगा कि मैंने कोई एक्सपोजर लिया है,
आपका एक्सपोजर पीएनबी ले रही, कंटिजेंट लायबिलिटी दिखनी चाहिए थी, तो नहीं दिखी। अब वो क्यों नहीं दिखी? इसलिए कि जो वहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर थे उन्होंने अपने आप अपॉइंट किया, और इंटरनल ऑडिटर ने साठ गांठ रखी थी कि भाई इसमें कोई जो भी स्विफ्ट के मैसेजेस और जो रिकॉर्ड है बैंक के वो मैच होने चाहिए। उन्होंने कभी मैच ही नहीं है, वो कोरोबरेट ही नहीं किया, मैच ही नहीं किया उसको, तो जाहिर है जब मैच नहीं किया तो रिपोर्ट नहीं किया, ट्रांजैक्शन अनरिपोर्टेड रहा। अनरिपोर्टेड रहा तो हिंदुस्तान में कहीं पता ही नहीं चला, और ये काम करते रहे, और वहाँ पर बाहर में इसको डिस्काउंट कराते रहे, पैसा वहाँ पर इस्तेमाल करते रहे, दूसरे बैंक को लायबिलिटी। ये जब तक चलता रहा, जब देख रहे थे कि बैंकों में अब शिकंजे ये चलते जा रहे हैं और इस आदमी का रिटायर होना नज़दीक आ गया, तो उसने तेज़ी से करना शुरू किया, इसलिए कि जितना मैक्सिमम पैसा बना पाए। और जब रिटायर होने के बाद जब किसी दूसरा बंदा आया तो उसको जाहिर है उसको फॉलो करना है प्रोसेस, जो हमारे सिस्टम ने फॉलो करने के लिए कहा है वो फॉलो नहीं कर रहा था, और रिपोर्ट भी नहीं हो रहा था। जब उसने फॉलो करना, जब उसके पास रिक्वेस्ट आई तो उसने कहा भाई ये तो हमारा कोई अप्रूवल नहीं है, और तो बोला नहीं पहले से आउटस्टैंडिंग है, तो बोला भाई इसके लिए तो एसेट कवर नहीं, पहले एसेट लाओ, कवर लाओ। जब एसेट कवर मांगना, मार्जिन मांगना शुरू किया तो वो डिफॉल्ट करना शुरू कर गए, इसलिए कि उनके पास तो पैसा नहीं था। एक साहब सामने आया, उन्होंने कहा कि हुकूमत को लिखा था उन्होंने ख़त और कोई जवाब नहीं आया, और उन्होंने पूरी बात लिखी थी कि देखिए ये फ्रॉड हुआ है। तो आपको लगता है कि कुछ गलती तो हुई है हुकूमत से भी? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब गफलत हुई है? ऐसे तो रोज लेटर्स आते हैं, रोज ऐसे लेटर किसी न किसी के बारे में आते हैं, सरकार ने उसको जांच के लिए भेज दिया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2013 में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने बात उठाई। देखिए एक आम आदमी नागरिक लिखे, उस पर सरकार की नज़र जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, इसलिए कि रोज हजारों लेटर आते हैं। ठीक। लेकिन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहा है, और वो नहीं कह रहा है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फाइनेंस सेक्रेटरी से जाके मिलता है, तो उसको क्या आदेश होते हैं? उसको हुक्म होता है कि तुम रिजाइन कर दो, तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि बैंक पूरा मिला था और फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरी मिली थी। अभी बजट की बात हो रही थी साहब, और जो बजट पेश हुआ उसमें माइनॉरिटी के लिए भी, जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसका बजट भी 500 करोड़ से ज़्यादा बढ़ाया गया है। यही काम जब पहले यूपीए हुकूमत करती थी, पैसे बढ़ाती थी या बजट देती थी, तो कहते थे अपीजमेंट है और तुष्टीकरण है, और आप लोग भी लगातार पैसे दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, अच्छी बात है, ये उनका भी भला हो, देश का हिस्सा है, लेकिन चुपचाप काम करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, बिना शोर शराबा किए भला करना है। मतलब ये क्या है? क्यों नहीं बताना चाहते कि हाँ भाई हम इस कम्युनिटी का भला करना चाहते हैं? नहीं, देखिए तुष्टीकरण की पॉलिसी हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा है कि जो वंशवाद जो पॉलिसी है वो उसके खिलाफ है, हम वंशवाद के खिलाफ, हम खिलाफ हैं तुष्टीकरण की पॉलिसी के खिलाफ, और हम करप्शन के खिलाफ है। लेकिन क्या सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऐसे वर्क के लिए काम करने के लिए जिसकी ज़रूरत हो? तो हमने, आप देखिए, हज का भी कोटा बढ़वाया है हमारी सरकार ने, पर हज सब्सिडी ख़त्म कर दी। सब्सिडी तो आप अगर देखिए, सब्सिडी तो जाती नहीं थी हाजी को। हाँ। ये तो सिर्फ, लेकिन इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा तो उसी को होता था, एयर इंडिया को पैसा जाता था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फ़ायदा तो अल्टीमेटली जो है वो हाजी को ही होता था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप हज के हुकूक के हिसाब से चलेंगे जी, तो जो फ़राइज़ हम पर, उस फ़राइज़ हैं कि भाई हमारे इनकम के हिसाब से अगर मेरी मिल्कियत इतनी हो कि मैं हज को परफॉर्म कर पाऊँ तो करूँगा, और नहीं तो मैं किसी से कर्ज लेके नहीं कर सकता। अब तक क्या जो पॉलिसी सरकारी की थी, यूपीए ने कैसी बनाई थी, देखिए हाजिज के लिए भी अच्छी नहीं थी। इसलिए कि अगर आप हज करने जा रहे हैं और हम भी हज करने जा रहे हैं, तो मेरा खर्च तो मैं ही उठाऊंगा हज के लिए, आप तो नहीं उठाएंगे, नहीं तो हज हमारा नहीं कबूल होगा। अब क्या हो रहा था, एक पूल बना देते थे और उसमें सर्विस प्रोवाइडर जितना चार्ज कर रहा है उसको फिर डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ हाजिज से। मीन्स कि अगर आप जा रहे हैं कश्मीर से, तो आपके खर्च, टिकट का खर्च है 1 लाख रुपया, हम जा रहे हैं दिल्ली से, मेरा 60,000 रुपये खर्चा है, हम बॉम्बे से जा रहे हैं 60,000 रुपये खर्चा है, तो हमको लेकिन एवरेज जो है वो 80,000 रुपये आ रहा है, तो हम 80,000 सब पे बांट देते थे। तो 20,000 रुपया आप दे रहे हैं मेरे लिए, जबकि मेरा खर्च जो है वो 1 लाख रुपया है, हमको 80,000 भी देना पड़ रहा है, तो 20,000 रुपये आप दे रहे हैं। तो क्रॉस सब्सिडाइज हाजिज के लिए कर रहा था, बराबर नहीं मिल रहा था, हाजिज के लिए कर रहा था, सरकार सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर को दे रही थी। अब ये सर्विस प्रोवाइडर का ख़त्म हो गया, तो ये 500 करोड़ जो है वो गरीबों में खर्च होगा, गरीब बच्चियों में खर्च, उनके एजुकेशन के लिए खर्च होगा। लेकिन हाजी जिनको जितना खर्च होता था, वो एक्चुअल खर्च वो हाजिज को देना पड़ेगा। ये बताइए साहब, ट्रिपल तलाक का इशू आया, हज सब्सिडी ख़त्म कर दी गई, कासगंज हुआ और कई सारे मुसलमानों से जुड़े हुए इश्यूज़ आए, तो आप माइनॉरिटी तबके की नुमाइंदगी एक तरीके से करते हैं और उस हैसियत से जो है आप लोगों से बात भी करते होंगे, बहुत सारे लोग आपसे बात करते होंगे। तो जब ये सारे इश्यूज चल रहे थे उस वक्त ज़फ़र इस्लाम के ऊपर क्या गुजर रही थी, या उनकी खुद की सोच क्या थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब ठीक है, या मतलब जो है चलने दो जो चल रहा है? हमारी सरकार और हमारी पार्टी दोनों बिल्कुल मुझे पूरा मौका देती है
जी। अपनी बात को रखने का, और मैं तो कह सकता हूँ कि इससे बेहतर और डेमोक्रेटिक पार्टी हो ही नहीं सकती है जहाँ आला कमान कोई नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों ने बराबर सराहा है काम को, और ऐसी चीज़ें को वन ऑन वन डिस्कशन में पूछा है और समझने की कोशिश की है कि कम्युनिटी की फीलिंग क्या, और कैसे कम्युनिटी को बेहतर से बेहतर चीज़ पहुंचाई जाए ताकि कम्युनिटी को इस गलतफहमियों से दूर करे। अनफॉर्चुनेटली देखिए क्या है, हमारी लीडरशिप में कमी है। हमारे बहुत बटे हुए लोग हैं, बटे हुए मिजाज के लोग हैं, और हर जो लोग बड़े लोग हैं ऊपर में जो लीडरशिप करते हैं जिनकी है, वो उनका फोकस जैसा होना चाहिए नहीं। जैसे मैं आपके प्रोग्राम के तहत एक बात कहना चाहता हूँ, शायद लोगों को अगर उन लीडरों के तक बात पहुँचे जिनकी पकड़ अपने कम्युनिटी में है, या उस कम्युनिटी के अंदर में जो सब कम्युनिटी सब है, सेक्शन है जिस पर उनकी पकड़ है, तो कम से कम मुस्लिम समाज को ऐसा करना चाहिए कि ये नॉन पॉलिटिकल अपॉलिटिकल होना चाहिए कि जो हमारे मफाद के लिए काम करेगी पार्टी, हम उसको वोट देंगे। क्या ये सही है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कि डेमोक्रेसी में कि आप एकदम एक हो जाएं कि मैं इस पार्टी को वोट नहीं देंगे? लेकिन तवक्का पर आपकी पार्टी के लोग रोजाना मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देते हैं साहब, उनको वीजा और पासपोर्ट थमा देते हैं। ये बताइए, आप ये बताइए, उनको बुरा लगेगा ना? नहीं, मैं ये बोलता हूँ, बहुत गलत बयान भी आते हैं बहुत सारे लोगों के। नहीं, आप ये बताइए कि एक पॉलिटिकल आदमी जब इस तरह के बयान देता है तो आप उसको आप निगाह में रखते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं पूरा कम्युनिटी जो है एक वोट नहीं देता। अभी आपने देखा ऐसे कई बूथ हैं जिसमें 0 वोट है बीजेपी को, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में। आप बताइए, एक जो इलेक्शन में लड़ने वाला जब इस तरह से रिजल्ट आते हैं तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है क्या मार्केट में? मुझे अफसोस पार्टी के अंदर, देखिए पार्टी तो कभी मुझे अफसोस नहीं महसूस कभी नहीं इस बात को दिलाती है, लेकिन अफसोस कम्युनिटी दिलाती है। मैं चाहता हूँ कम्युनिटी के लिए, देखिए कम्युनिटी के लिए ये बेहतर कभी नहीं होगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के आप दामन में सड़क पर जिम्मेदारी तो दोनों की है ना साहब, पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है। रीच आउट करने आप देखिए, हम जब भी रीच आउट करना चाहते हैं हमारा रिसेप्टिवनेस नहीं होता है। अब देखिए छोटे से आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक मिसाल देता हूँ, वहाँ पर प्रधानमंत्री के जाने पे या जामिया मिलिया जाने पे, या इस्लामिक सेंटर दिल्ली में है उसमें जाने में कई लोग उसको बाइकआउट करना चाहते हैं, उसको इशू बना लेते हैं, उसकी मुखालफत करना शुरू कर लेते हैं। अभी प्लान बना भी नहीं, लेकिन उससे पहले मुखालफत की बात और मैसेज चलना। ये कासगंज हुआ था साहब अभी उत्तर प्रदेश में, तो उस दौरान क्या उत्तर प्रदेश के किन्हीं लोगों से आपकी बात हुई जो बीजेपी के हैं? चूंकि इस तरह की बातें सामने वहाँ पर आ रही हैं कि जो कार्रवाई है हुकूमत की, प्रशासन की, वो एक तरफा है, और वहाँ के लोग भी ये बात कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया गया है। तो क्या आप लोगों की बात हुई थी कि भाई इंसाफ के साथ काम कीजिए और जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो सबूत की बिना पर करिए, कम्युनिटी की बिना पर मत करिए? कासगंज के मैं 1000 ऐसे लोगों को ला के रख सकता हूँ जो मुस्लिम हैं, जिनकी पहचान है कासगंज से जी, जिनके कुछ लोग इस पूरे दंगे में हताहत भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं, या उनकी मिल्कियत भी कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। लेकिन उनकी ज़ुबान से आप सुनिए, ऐसे लोगों के ज़ुबान से मत सुनिए जो पॉलिटिकल मफाद के लिए या फिर अपने ज़ाती मफाद के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें। ये बताइए ज़फ़र इस्लाम साहब, एक बड़े बैंक में बड़े ओहदे पर आप थे, इंडिया के हेड थे, और उस बैंकिंग सिस्टम को या फिर उस बैंकिंग सेक्टर को छोड़ करके, बड़ी नौकरी छोड़ करके आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने हैं और आप सियासत कर रहे हैं। ये बताइए कि पार्टी का अब आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, पार्टी के अंदर अपनी बात को रखने का कितना मतलब जो है मौका मिलता है या कितनी आज़ादी मिलती है, और क्या आप जो प्रोफाइल आपका है उसको एंजॉय कर रहे हैं, और किस लाइन पर जो है या फिर किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं? ये आखिरी सवाल है मेरा। मेरी जो भी पहचान है आज जी देश में, अपने कौम में, अपने कम्युनिटी में और सारे लोगों के बीच में, समाज में, उसका पूरा श्रेय पार्टी को जाता है जी। पार्टी ने मुझे ये मुकाम दिया जिससे मैं आपसे रूबरू होकर बात कर रहा हूँ, तो पार्टी का बिल्कुल एहसानमंद हूँ। लेकिन साथ साथ पार्टी ने मुझे ये सिर्फ ये ओहदा नहीं दिया, बल्कि मुझे आवाज़ दी ये कहने के लिए कि जो चीज़ भी मेरी फीलिंग्स है, मैं आज पार्टी में जिस तरह का प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मैं बिल्कुल इससे सिंसियरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मुझे पूरा कहने का अधिकार है, और मैं ही नहीं, पार्टी के हर मेंबर्स को अधिकार है। और जब भी मीटिंग में है तो बड़े से बड़े लीडर्स पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। कई चीज़ें जो है हमारे समुदाय, हमारी कम्युनिटी, जो मुस्लिम समाज जो है, मुझे अफसोस है कि उन्होंने एक बना के रखा है। कांग्रेस ने कॉमनल कह दिया हमें,
और कॉमनल हमको कह के मान लिया गया है कम्युनिटी के कॉमनल है। लेकिन हम कॉमनल नहीं है। जैसा आपने सही कहा कि बजट हो, चाहे हज हो, चाहे किसी भी चीज़ में हम सबके लिए काम करते हैं। कॉमनल वो कह रहे हैं, हमें खुद कॉमनल होके हमें कॉमनल कह रहे हैं। समाज को तोड़ने वाला काम वो खुद करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना दरख्वास्त करूंगा अपने मुस्लिम कम्युनिटी भाइयों से कि अपने वोट को पहचानो, अपने वोट, उस पर ताकत, उसी में ताकत है। उस वोट को इसलिए इस्तेमाल कीजिए कि एक बीजेपी का लीडर भी जब कैंपेन के लिए निकले तो उसके लिए उतने ही मुस्लिम कार्यकर्ता खड़े रहे जितने हिंदू कार्यकर्ता। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होते हैं, गुजरात में असेंबली इंतखाबात होते हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर असेंबली इंतखाबात होते हैं, वहां एक भी टिकट मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी को नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? तो ये सवाल उठता है ना साहब, क्यों नहीं दिया जाता? आप भी, आप यही तो मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं दिया जाता? इसके नहीं देने की वजह है हम खुद हैं, ना कि वो। आज आप कह दीजिए 30% मुस्लिम, 20% मुस्लिम पूरे तरह से बीजेपी के साथ है। अगर बीजेपी हमारे लिए काम करती है, आप देखिए मुस्लिम को 20 नहीं क्या 50 सीटें मिलेंगी। लेकिन चूंकि वो हम चाहते नहीं हैं कि हमें एक सीट भी मिले, हम चाहते नहीं, हम जुड़ना नहीं चाहते पार्टी से। कितने गिने चेहरे हैं यहाँ पर पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते। आज जुड़े और उसके बाद डिमांड करें। आप तवक्का तो सब कुछ रखते हैं, लेकिन आप दूरियां बना के रखते हैं। अरे कभी साथ तो मिलो, फिर देखो कि काम होता है। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, जो गलत फहमियां है वो दूर होनी चाहिए, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम तबका है, उसे अपने वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी से दुश्मनी लेकर के काम नहीं चल सकता। चाहे मुझे दो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे XYZ पार्टी को, लेकिन उस किसी बेसिस पे दो। ठीक, मुद्दों की बिना पर दो, मुद्दे के बेसिस पे दो। इसलिए नहीं, आप इवेल्युएट करो कि इन्होंने जो वादे किए थे मेरे पूरे किए कि नहीं। और अगर हमने नहीं किए तो मुझे बिल्कुल वोट मत दियो, बोल के दो कि आपने वादे नहीं पूरे किए थे। लेकिन इस वजह से नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी है इसलिए नहीं देंगे वोट। फिर आप उस पूरी उम्मीदें करते हैं, हमारी सरकार है इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पूरे निभाएंगे भी। लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो गलत होता है। सर, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब। बहुत सारी बातें इनसे हुई हैं और बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। बहरहाल आज के इस एपिसोड को बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।